सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्या होता है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, और इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेम. सो हाई ऑल, दिस इज धर्माल पवार. टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय डिस्कशन ऑन सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस. तो जानेंगे इस वीडियो में दो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि बेस्ड है ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस और हमको पूछ रहे हैं टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सेम. सो वॉच द वीडियो टिल एंड एंड यू लर्न इट ऑल. तो क्वेश्चन खेलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, बिकॉज चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और साथ ही साथ मुझे भी पता चलते रहेगा कि मेरे साथ कितने सारे लोग अभी जुड़े हुए हैं. सही है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1. अब यहाँ पे देखना, इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैं दो क्वेश्चंस की बात करूँगा और दोनों ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे मुझे टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है. सही है. तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के कॉन्सेप्ट में हमने जो देखा था स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में, उसको हम लिंक करेंगे यहाँ पे टाइम पीरियड के साथ और मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो. ऐसे क्वेश्चंस जनरली आपको स्टेट बोर्ड में देखने नहीं मिलेंगे, ये जनरली आपको कॉम्पिटिटिव्स में ही आएंगे. तो अगर आप स्टेट बोर्ड या CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट विल बी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू JEE मोस्टली, है ना. नीट में भी इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा जहाँ पे आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना रहे. चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन JEE में डेफिनेटली आ सकते. सो JEE वाले स्टूडेंट स्टे बैक टिल द एंड एंड वॉच इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम क्या करने वाले हैं. क्या लिखा है इस सवाल में? इफ़ अ चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड बिटवीन टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस एंड इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर, शो दैट इट इज SHM एंड फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. तो बेसिकली मुझे क्या बोला है कि मेरे पास में दो चार्जेस हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस जिनको लेट्स से मैं स्मॉल क्यू बोल देता हूँ, है ना. इक्वल है दोनों, है ना. टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस बोला है. इनके बीच में मैंने एक और पॉजिटिव चार्ज रखा है जो कि है कैपिटल Q, और ये जो है ये भी फ़िलहाल जब रखा हुआ है तो ये इक्विलिब्रियम में होगा डेफिनेटली, और अगर इक्विलिब्रियम में है तो डेफिनेटली ये दोनों ही चार्जेस से इक्विडिस्टेंट पे होगा. सही है क्या? इक्विलिब्रियम का वीडियो याद करना, वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब क्या होगा कि जब ये यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, अब मुझे पूछा है कि जैसे ही मैं इस चार्ज को थोड़ा सा अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस में मूव करूँगा तो क्या ये SHM बन जाएगा, ये पहली बात मुझे शो करना है. और अगर बन जाएगा तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा ये मुझे फाइंड आउट करके बताना है. कैसे करेंगे ध्यान से देखना. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस चार्ज को थोड़ा सा टूवर्ड्स राइट मूव कर रहा हूँ बाय डिस्टेंस x. सही है. अब x डिस्टेंस टूवर्ड्स राइट मूव करने के बाद ये हो जाएगी पोजीशन किसकी? चार्ज की. अब जब ये नई पोजीशन बन जाएगी तो यहाँ पे देखो अब चार्ज से डिस्टेंस कितना हो जाएगा. ये डिस्टेंस जो है लेफ़्ट वाले चार्ज से हो जाएगा L+x और राइट वाले चार्ज से हो जाएगा कितना? L-x. सही है. किसी को कोई शक? आई डोंट थिंक सो. मैं एकदम सीधी बात की मैंने. अब ध्यान से समझना इस बात को कि अब ये डिस्प्लेस होने से क्या होगा. अब हमने इक्विलिब्रियम वाले वीडियो में भी इस बारे में बात की थी कि जैसे ही कभी आपके पास दो पॉजिटिव चार्जेस है और इसके बीच में कोई एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो बीच वाले चार्ज के ऊपर दोनों चार्जेस का रिपल्सिव फोर्स आ रहा है, इस वजह से वो इक्विलिब्रियम पे है. लेकिन जैसे ही मैं उस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ, जैसे ही मैं उस चार्ज को थोड़ा भी मूव करता हूँ टूवर्ड्स एनी वन साइड, तो एक चार्ज का फोर्स उस पर बढ़ जाएगा और दूसरे का कम हो जाएगा, जिस वजह से उसके ऊपर एक नेट फोर्स एक्ट करने लगेगा. सही है. साथ ही साथ ये कौन सा केस है ये भी समझना. ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है? करेक्ट, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है. राइट. क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम का सर? वो इसीलिए क्योंकि आप जैसे ही चार्ज को टूवर्ड्स राइट मूव करोगे तो राइट हैंड साइड वाला जो चार्ज है उसका रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा और लेफ्ट वाले का कम हो जाएगा. तो जो नेट फोर्स एक्ट करेगा वो टूवर्ड्स लेफ्ट एक्ट करेगा. मतलब आप टूवर्ड्स राइट जब चार्ज को मूव कर रहे हो तो उस पर जो नेट फोर्स आ रहा है वो टूवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है. मतलब बेसिकली दिस बिकम्स अ केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. अगर ये सब सुनने के बाद भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आई है, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर ये कैसे मैं क्या चीज़ों की बात करूँ ये नहीं समझ में आ रहा है, इसका सीधा मतलब ये है कि आपने मेरे पुराने वीडियोस जो है इस प्लेलिस्ट के वो नहीं देखे, और अगर ऐसा है सो प्लीज़ गो हेड पहले वो सारे पुराने वीडियोस वॉच कर लें, उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ें. साथ ही साथ मैं एक चीज़ का रिमाइंडर आपको बार दे रहा हूँ, वो फिर से दूंगा कि अपना कॉपी और पेन लेके बैठना. जो भी चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अपने साथ लिखते चले जाना साथ, सो दैट इसके नोट्स भी आपके बनते चले जाएँ. और आप जब भी नेक्स्ट वीडियो देखो उसके पहले आप सारे पुराने जो भी नोट्स आपके पास बने हुए हैं उनको देख के आओ, सो दैट आपको आगे की चीज़ें समझने में प्रॉब्लम ना हो. सही है. हर चीज़ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके लिए पुरानी चीज़ें सारी पता रखना, याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा. इसीलिए सारे नोट्स बनाते चलो हर एक क्लास के, सो दैट आपको लेक्चर्स बार ना देखना पड़े. और साथ ही साथ उन नोट्स को नेक्स्ट वीडियो देखने के पहले एक बार रिवाइज कर लो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट. सही है.
अब देखते हैं क्वेश्चन पे वापस आएंगे। अब मैंने जो आपको बोला कि इसके ऊपर एक नेट फोर्स एक्ट करने लगेगा। अब नेट फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, चार्ज को अगर आपने राइट में मूव किया तो नेट फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा, सही है। इसका मतलब जो मेरे पास नेट फोर्स आने वाला है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। किसके कंपैरिजन में? वो आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन इन कंपैरिजन टू द डायरेक्शन इन विच मैंने चार्ज मूव किया। मैंने चार्ज टुवर्ड्स राइट मूव किया, लेकिन जो नेट फोर्स आएगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले मैग्नीट्यूड का डिफरेंस ले लेता हूँ और फिर बाहर एक माइनस साइन लगा देता हूँ। मेक सेंस? तो दोनों फोर्सेस में से, दोनों चार्जेस के रिपल्सिव फोर्स में से ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स किसका होगा? राइट साइड वाले चार्ज का, सही है। तो वो कितना आ जाएगा वैल्यू? के क्यू क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सही है। और राइट साइड वाला जो लेफ्ट साइड वाला चार्ज है उसका फोर्स कम रहेगा, तो डेफिनेटली बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, दैट इज़ के क्यू क्यू अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा नेट फोर्स। लेकिन जस्ट बिकॉज इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है तो मैं माइनस साइन डाल दूंगा, सही है। डायरेक्शन ऑपोजिट है मतलब डिस्प्लेसमेंट मैंने जो चार्ज का किया है, जो एक्स मैंने डिस्टेंस लिया वो टुवर्ड्स राइट लिया है, लेकिन जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है वो टुवर्ड्स लेफ्ट कर रहा है, तो इसलिए मैंने बाहर एक माइनस साइन लगा दी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये दोनों जो टर्म्स है ये आगे पीछे हो जाएंगे, क्या है ना, एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे आएगा माइनस के क्यू क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। करेक्ट है क्या? अब इस बात को ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं के क्यू क्यू को कॉमन निकाल सकता हूँ और मुझे क्या मिलेगा? एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सही है। जब ऐसा कैलकुलेशन करने की बात आएगी मैं थोड़ा सा स्पीडली आगे बढ़ूंगा, बिकॉज यहाँ पर आई एम होपिंग कि आपको ये बेसिक कैलकुलेशंस करना आते होंगे। कहीं पे भी नहीं समझ में आए वीडियो थोड़ा सा पीछे करना, फिर से रिवॉच करना, आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें, सही है। ध्यान से देखेंगे अब क्या होगा। के क्यू क्यू आएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फंडा लगा दूँ, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। करेक्ट है क्या? अब क्या होगा? अब आगे ध्यान से देखो, के क्यू क्यू है यहाँ पर, मैं ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूँ और ब्रैकेट को एक्सपांड भी कर रहा हूँ, है ना, फॉर्मूला लगा के। तो एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2lx। तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2lx। और नेक्स्ट वाले ब्रैकेट के साथ भी सेम करूँगा, सिंस मैं ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूँ तो सारे टर्म्स को मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके ही लिखते चले जाऊँगा। तो मुझे मिलेगा माइनस एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2lx, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। तो पहली बात तो एल प्लस एक्स इंटू एल माइनस एक्स क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और मेरे पास ये सारी चीज़ों का स्क्वायर ऑलरेडी था तो ये इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। करेक्ट है क्या? ओके। अब यहाँ पे देखो, एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो है ये एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा और मुझे मिलेगा के क्यू क्यू इंटू माइनस 4lx डिवाइडेड बाय, अब एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ध्यान से देखो। एक्स मैंने आपको बोला कि काफ़ी छोटा है ना, ऊपर क्वेश्चन में भी लिखा है कि इट इज़ स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, स्लाइटली मतलब बहुत थोड़ा सा। अगर बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है मतलब एक्स जो है वो काफ़ी छोटा है, एल के कंपैरिजन में तो काफ़ी छोटा होगा। तो एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में से मैं एक्स स्क्वायर को कर सकता हूँ इग्नोर, तो मेरे पास बचेगा सिर्फ एल स्क्वायर और उसका है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल का पावर 4। करेक्ट है क्या? आगे बढ़ते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। ये इक्वेशन को याद रखो, मेरे पास क्या आ गया है, जो मेरी एफ नेट की वैल्यू अब तक आ चुकी है वो क्या है? माइनस के क्यू क्यू। दिखा देता हूँ फिर से, यहाँ पे क्या है? माइनस 4lx अपॉन एल का पावर 4। एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मैं माइनस 4x लिखूँ? माइनस 4x अपॉन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4x, मैं माइनस ऑलरेडी बाहर डाल चुका हूँ, अपॉन एल क्यूब आ जाएगा। करेक्ट है क्या? ध्यान से देखना इस बात को, मैंने क्या लिखा है, माइनस जो था वो मैंने ऑलरेडी बाहर लिख दिया सामने, सही है। और यहाँ पे है के क्यू क्यू 4l, एक l तो कैंसिल हो गया, तो 4x अपॉन एल क्यूब जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सही है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ, माइनस के क्यू क्यू, और ये एक 4 को मैं सामने लिख देता हूँ, और यहाँ पे है एल क्यूब। ये सब चीज़ को मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, है ना, एक माइनस साइन ये बाहर है ऑलरेडी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x। सर ऐसा क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा क्योंकि अब आप देख सकते हो कि मेरा एफ नेट का इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ गया, विच इज़ सिमिलर टू 11th स्टैंडर्ड। अगर आप याद करो तो ये क्या होता है, एफ नेट इज़ इक्वल्स टू माइनस के एक्स का फॉर्मेट हो गया क्या। तो ये अभी हमारा इक्वेशन आया है इक्विलिब्रियम से, है ना, जब हमने इक्विलिब्रियम सॉल्व किया। और ये इक्वेशन किसका होता है? एस एच एम का। तो बेसिकली ये
देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, सिंस ये दोनों सेम फॉर्मेट के हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जो मेरा चार्ज है वो एक SHM परफॉर्म करेगा, बिकॉज इसका जो इक्वेशन आया है मेरे पास फाइनली नेट फोर्स का, वो सेम उसी नेचर का है जिस नेचर का मेरा SHM का इक्वेशन होता है। सही है क्या? तो SHM तो होगा फॉर श्योर। अब SHM अगर होगा तो मुझे टाइम पीरियड भी निकालने के लिए बोला गया। तो टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और ये बोलेंगे कि सर यहाँ पे के इतने सारे के क्यों दिख रहे हैं? अगर के तो हमारे पास ऑलरेडी था तो आप ये अलग से के क्यों फाइंड आउट कर रहे हो, और आप ये कैसे कंपैरिजन कर रहे हो? यहाँ पे सिर्फ के है, यहाँ पे हमारे पास जो पूरा बड़ा सा टर्म है उसमें के है। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ध्यान से सुनना। ये दोनों जो के है ये अलग अलग के है, राइट? जो ऊपर हमने अभी सॉल्व करते हुए लाए वो जो के था वो कौन सा है? वो कूलम्स लॉ वाला के है ना, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। और यहाँ पे जो मैंने नीचे SHM वाला के लिखा है वो के क्या है? वो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना। तो दोनों के जो है वो अलग अलग है, मैं सिर्फ यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को सेम फॉर्मेट में ला रहा हूँ। और अगर यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ वाला जो के है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, करेक्ट है क्या? तो यहाँ पे जो मेरा के आ रहा है वो के स्प्रिंग कांस्टेंट वाला है जो मैं टाइम पीरियड के इक्वेशन में लिख रहा हूँ, और वो वैल्यू मैं कंपेयर करके हमारे इक्विलिब्रियम वाले इक्वेशन से लेके आऊँगा। सही है क्या? तो मुझे क्या मिलेगा? T = 2π√m अपॉन के जगह मैं क्या करूँगा? के जगह मैं ये पूरा ब्रैकेट जो है ये उठा के वैल्यू पुटअप कर दूंगा। तो मुझे मिलेगा 4kq अपॉन L3। तो ये L3 ऊपर चला जाएगा एंड दिस विल बिकम माई इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ दिस पर्टिकुलर SHM। सो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा हमने क्या किया। सबसे पहले मैं आपको वापस से लेके चलता हूँ। मैंने पहले डायग्राम बनाया, वहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि अगर आप x डिस्टेंस से डिस्प्लेस करोगे तो सिंस दिस इज़ अ केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, चार्ज वापस अपने पोजीशन पे आने का ट्राई करेगा। तो मैंने पहले नेट फोर्स का इक्वेशन लिखा। सही है? नेट फोर्स का इक्वेशन लिखते टाइम आपको डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और नेट फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इस चीज़ पे ध्यान रखना है और इसलिए एक माइनस साइन बाहर डालनी है, अदरवाइज़ आप बहुत सारा कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट कर दोगे। ठीक है, अब एक बार आपने वो कर दिया, आप इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करते लेके आए तो आपका जो फाइनल इक्वेशन आया वो किस फॉर्म में आया? Fnet = -4kqq अपॉन L3 इंटू x विच इज़ सिमिलर टू Fnet = -kx वेयर k इज़ मेरा वो गिवन वाला ब्रैकेट। सही है? तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी एन SHM और इसका टाइम पीरियड कितना आएगा? इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला T = 2π√m/k। 11th स्टैंडर्ड में हम ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं। के की जगह पे मैंने जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो पूरी की पूरी उठा के रख दी एंड आई गॉट दी फाइनल वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। सही है? सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी एंड लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं और ये वीडियो आपकी नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड कर रहा है, सो प्लीज़ गो हेड एंड लाइक द वीडियो। साथ ही साथ अपने सभी उन फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना जो आप ही के साथ 12th स्टैंडर्ड की, JEE की, नीट की, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दैट उन लोगों को भी इस चीज़ से हेल्प हो सके। Let's look at question number 2. Question number 2 में क्या बोला? If a charge -q placed between two equal positive charges is displaced slightly along the perpendicular bisector. अब ये ध्यान से देखो, ये वापस से सेकंड केस जैसा हो गया जो हमने इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। ये देख के आपको याद आया होगा कि हमने जो इक्विलिब्रियम वाला वीडियो देखा था उस वीडियो में हमने 2 केसेस की बात की थी, 2 स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले केसेस। एक, जब आप 2 पॉजिटिव चार्जेस के बीच में एक तीसरा पॉजिटिव चार्ज रखते हो और उसको अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग मूव करते हो तो वो बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। वहीं पे एक दूसरा केस क्या आता है? जब हम 2 पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक नेगेटिव चार्ज रखते हैं और उसको अलॉन्ग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मूव करवाते हैं ना। तो ये सेकंड केस की जैसी बात हो गई। ध्यान से देखना, मैं इसका एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके बीच में मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है। इनको लेट्स से मैं QQ बोल देता हूँ और ये जो चार्ज है इसको मैं लिख देता हूँ -Q। सही है? अब इसको मैंने मूव किया अलॉन्ग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो लेट्स से मैंने इसको ऊपर साइड में धक्का दिया बाय डिस्टेंस x। ऊपर साइड धक्का देने से क्या होगा कि ये जो चार्ज है ये अब कहाँ चला जाएगा? ये चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। और इस चार्ज के ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट करने लगेंगे। कौन से फोर्सेस? एक अलॉन्ग दिस लाइन फोर्स एक्ट करेगा जो कि इसको अपने तरफ खींचेगा, है ना, अट्रैक्टिव फोर्स। और उसी तरीके से ये चार्ज के ऊपर भी एक फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में जो इसको अपने तरफ खींचेगा। सही है? मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना, मैं इसको यहाँ पे डॉटेड लाइन से सारी चीज़ों को ज्वाइन कर देता हूँ। करेक्ट है क्या? अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान से देखना कि ये जो 2 चार्जेस है इनका डिस्टेंस जो है इनको मैं L मान लेता हूँ, है ना। ये भी L और ये भी L क्योंकि एग्जैक्टली सेंटर में रखा हुआ था। करेक्ट है क्या? ओके, चलो देखना स्टार्ट करते हैं कि अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन मैं नेट फोर्स का इक्वेशन लिखूँगा
नेट फोर्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बड़े ध्यान से देखो कि जो मेरा नेट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ। देखो एक फोर्स जो है वो अलॉन्ग दिस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। जब मैं इन दोनों को, और देखो जो क्यू चार्जेस है वो भी सेम है और जो माइनस क्यू चार्ज है वो भी सेम है, तो जो दोनों फोर्सेस है उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो डेफिनेटली जब मैं इनके कंपोनेंट्स ब्रेक करूँगा तो इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जो इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स वो ऐड हो जाएंगे, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो मेरा नेट फोर्स आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अगेन मेरा डिस्प्लेसमेंट ऊपर गया था लेकिन जो मेरा नेट फोर्स है वो किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो मुझे माइनस साइन यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, -2। अच्छा, ये जो दो डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे थे इनको अगर मैं एफ बोल दूँ, है ना, अगर ये भी एक फोर्स एफ, ये भी एक फोर्स एफ, तो जो मेरा नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ एफ कॉस अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज़ दिस पर्टिकुलर एंगल, है ना। ये एंगल को मैं अल्फ़ा लिख देता हूँ। अल्फ़ा एंगल का मतलब क्या हुआ सर, ये 2f कॉस अल्फ़ा कहाँ से आया। ध्यान से देखो, जो अभी मैंने आपको बताया कि दोनों के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और दोनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो ऐड अप हो जाएंगे। तो जो अल्फ़ा एंगल पे कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी एफ कॉस अल्फ़ा। तो एफ कॉस अल्फ़ा एक का, एफ कॉस अल्फ़ा दूसरे का, तो 2f कॉस अल्फ़ा हो गया और माइनस साइन विल रिप्रेजेंट दैट मेरा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। सही है क्या। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो मैं F की बात कर रहा हूँ, ये F कौन सा है, ये F इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दो चार्जेस के बीच में एक्ट कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा -2, अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय F की वैल्यू कितनी आएगी, डेफिनेटली KQQ अपॉन R का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा। अब R का स्क्वायर मतलब ये मेरा अगर R है, ये डिस्टेंस है ना दोनों चार्जेस के बीच का, इसका स्क्वायर करना है। अब यहाँ पे देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या, एक साइड L है दूसरा साइड X है, तो L² + X² का अंडर रूट हो जाएगा R, लेकिन उसका स्क्वायर करूँगा तो अंडर रूट हट जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, सिंपली L² + X²। करेक्ट है। ये मल्टीप्लाई होगा किससे, अब कॉस अल्फ़ा की बारी। अब कॉस अल्फ़ा ध्यान से देखो, कॉस अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ कि एडजेसेंट दैट इज़ x डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस दैट इज़ r। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो r है ना, यहाँ पे जो r है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r इज़ नथिंग बट, देखो ध्यान से, ये कॉस अल्फ़ा है, x है, r को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ L² + X²। करेक्ट है। तो ये मैं कॉस अल्फ़ा की जगह पुटअप कर देता हूँ, तो आई गेट x अपॉन अंडर रूट ऑफ L² + X²। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 2KQQX डिवाइडेड बाय, अच्छा, L² + X² इंटू अंडर रूट ऑफ L² + X²। तो ये कितना हो जाएगा, L² + X² का पावर 3/2। करेक्ट है क्या। और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, एफ नेट की वैल्यू -2KQQ अपॉन, अच्छा यहाँ पे L² + X² है, वापस L² के कंपैरिजन में X² काफ़ी छोटा है तो इग्नोर कर दूँ, तो ये आ जाएगा L² का होल पावर 3/2। अब L² का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल होके हो जाएगा कितना, L का क्यूब। एंड ये पूरी चीज़ को यहाँ पे रख के इसके साथ में मैं साइड में लिख देता हूँ x। तो ये मेरा एफ नेट का इक्वेशन हो गया। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये वापस से किसको रिजेंबल कर रहा है, एफ नेट इज इक्वल्स टू -kx को रिजेंबल कर रहा है। करेक्ट है क्या। वापस यहाँ पे मेरी जो k की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जो मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू अगर आप देखो तो k की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2KQQ अपॉन L³, 2KQQ अपॉन L³। सही है। तो ये हो जाएगा मेरा इस केस के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट k, है ना। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये जो k है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, जो हम 9 × 10⁻9 डालते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो डेफिनेटली अगेन ये SHM होगा, ये तो यहीं से प्रूव हो गया है ना, क्योंकि ये दोनों सेम फॉर्मेट के है। तो ये SHM का इक्वेशन है जिसको रिजेंबल कौन कर रहा है, मेरा अभी वाला इक्विलिब्रियम वाला इक्वेशन। सही है क्या। तो डेफिनेटली दिस विल बी एन SHM। और इसका अगर मुझे टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, t = 2π√m/k, विच इज़ नथिंग बट 2π√m। k की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2KQQ और L³ जो है आ जाएगा ऊपर। सो दिस बिकम्स द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। सो आई होप ये दोनों क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए ये आपको समझ में आए होंगे। थोड़े से आपको लग रहे होंगे लेंदी है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझो तो इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सिर्फ कैलकुलेशन थोड़े से लेंदी जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चले जाओगे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये काफ़ी क्विकली भी सॉल्व हो सकता है ना। अभी तो मुझे हर एक स्टेप आपको समझानी पड़ रही है, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ रही है, इसलिए इट टेक्स लॉन्गर टाइम। लेकिन जब आप इसको खुद से सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितने ईजीली सॉल्व हो सकते हैं।
साथ ही साथ जो एक चीज़ मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ कि आप पुराने नोट्स अगर देख के आओगे बिफोर वॉचिंग एनी न्यू वीडियो, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो अगर अभी तक आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की मेरी प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से नहीं देखी है, सो प्लीज़ एक बार स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स देख लेना, सो दैट आपको आगे की चीज़ें इस वीडियो की भी समझ में आए और इससे आगे वाले जितने भी वीडियोस हम आने वाले हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो भी आपको समझ में आए। सही है। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया और ये वीडियो से आपको कुछ भी थोड़ी भी हेल्प हुई है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मिलते रहेंगे नोटिफिकेशन और मुझे मिलता रहेगा ढेर सारा मोटिवेशन। आई विल कंटिन्यू माई डिस्कशन ऑन सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।